राधे राधे। तो मैं देवेंद्र कुमार आपका रैंकर्स फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रैंकर्स फिजिक्स के द्वारा 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी बच्चे क्लास 11 12 जेई नीट के हैं वो सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें कि मैं एकदम जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक मैं फिजिक्स को लेकर के जाऊंगा, जिसमें कि मैं न्यूमेरिकल अप्रोच को भी अपनाऊंगा और जो भी हमारे पास जो भी हमारे पीडीएफ पीपीटी कंटेंट जो भी होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे वो सारी चीजें आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व कराएंगे और वो पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्यूशन फॉर्मेट में आपको वो सारी चीजें आप लोग को वहां पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए, आज का जो हम लोग सेशन करने वाले हैं क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है क्लास 12th में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, है ना। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि क्लास 11th के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी बनाया जाता है। तो हम लोग एक इस तरह के सिलेबस को कवर अप करेंगे जिसमें कि हम लोग 1 साल के अंदर वो सारे टॉपिक्स को कवर कर ले जो क्लास 11th और जो 12th में जो भी टॉपिक्स आने वाले होते हैं, चाहे वो जेई के अंदर आए, चाहे वो नीट के अंदर आए, चाहे वो बीसीसी के अंदर आए, चाहे वो डब्ल्यूबीजेई के अंदर आए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में अगर वो आते हैं तो वो आप आराम से कवर अप कर सकते हो। तो चलिए, आज का जो है सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने के लिए आज ये हमारा लोगो है रैंकर्स फिजिक्स, जहाँ पे आपको लर्न प्रैक्टिस अचीव वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग अपने पहले चैप्टर की ओर अग्रसर होते हैं और आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके, और आपके घर में जो भी आपके भाई बंधु जो भी आपके दोस्त होंगे उन जो कि अगले साल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये वीडियोस ये जो पढ़ाई है यूट्यूब के ऊपर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए। इसका 1 भी रुपया चार्ज आप लोगों को देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आज का जो है हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बात करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का नाम ही क्यों पड़ा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो नाम है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बात को समझ लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो है बात को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल एक लाइन में आंसर हम लोग कर सकते हैं कि चार्ज इज इन रेस्ट, इज इन रेस्ट। चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है, इस वजह से इस चैप्टर का नाम ही पड़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, काहे कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। स्थिर वैद्युत, और क्वेश्चन भी आपके दोनों ही लैंग्वेज में आते हैं, खास करके जेई और नीट में जब भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पूरी तरीके से इंग्लिश में ही रहते हैं। बट जो भी स्टेट लेवल जो भी एग्जाम्स देते हैं, चाहे बीसीईसी का एग्जाम दे रहे हो और या फिर आप डब्ल्यूबीजेई दे रहे हो, तो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। तो स्थिर वैद्युत की बात अगर कहते हैं तो स्थिर वैद्युत, तो इसमें क्या होता है, आवेश क्या होते हैं, आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं, है ना। हम इसको कह सकते हैं स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। समझ गए बातों को, यानी कि चार्ज जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। आप ये पूरी चीजों को आप समझ सकते हो, यहाँ पे बातें क्लियर है यहाँ तक।
चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब चार्ज यानी कि जो आपका ये जो चार्ज है, देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज जरूर नोट कीजिएगा कि जब भी हम लोग चार्ज यानी कि आवेश की जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आवेश की जब भी बात होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं जा करके सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात जरूर आती है कि आखिर ये चार्ज क्या है ना? ये आपका जो चार्ज कहता है, ये आखिर है क्या? चार्ज आपका आवेश क्या है? इसकी बात ज़रूर होती है हमारे सामने, है कि नहीं बात यहाँ पे? तो जब हम लोग चार्ज की जब बात करते हैं हम लोग कि चार्ज क्या तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं, है ना? लेकिन फिर भी मैं सारी बातों को मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चिंता करने की बात ना हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज आखिर होता क्या है। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज आखिर क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज चार्ज इज एन इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a substance of a substance that causes that causes it create electric and magnetic field। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज जो होता है किसी भी सब्सटेंस का जो होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है? चार्ज क्रिएट करता है ना? अब आप कहोगे कि सर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है ना, तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है तो सब्सटेंस किस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है? तो देखिए सब्सटेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कब करेगा? जब हम उसको एक पर्टिकुलर किसी भी तरह का एक स्पेसिफिक जो है हम उसको क्या करेंगे, उस पे फोर्स लगाएंगे, है ना? या फिर हम उसे चार्ज कर देंगे। किसी भी सब्सटेंस को जब आप चार्ज करते हो तो वही सब्सटेंस जो होता है चूंकि चार्ज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है, ठीक है? हम इसमें सारी चीजों को मैग एटॉमिक लेवल पे पढ़ेंगे। जो भी चाहे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ले, चाहे हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें, वो सारी बातें हम लोग जब भी करेंगे तो हम इसके किस पे बात करेंगे? एटॉमिक लेवल पे हम लोग बात करते हैं, है ना? एटॉमिक लेवल कहने का मतलब अब सब्सटेंस के बारे में तो हम पूरी पूरी तरीके से बात नहीं कर सकते ना कि सब्सटेंस आखिर क्या है नहीं है, वो सारी चीजों की बात तो हम नहीं कर सकते। सब्सटेंस तो सब्सटेंस है। कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो आपका इन्हीं ये चार्ज से ही बना होता है। मैं इसकी भी बात करूंगा, ये चार्ज क्यों नाम पड़ता है मैं इसकी भी बात करूंगा। सारी बातों को मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, ठीक है? ये सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया कि चार्ज जो होती है वो आंतरिक आंतरिक गुण होता है। इसका मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, यानी आवेश इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। आवेश की बात मैं कहूँगा थोड़ी सी मैं राइटिंग हैंड राइटिंग मैं थोड़ी सी अच्छी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई साहब अगर हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं रही तो आप लोग को कुछ पता नहीं चलेगा और आप लोग कहोगे सर हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है, क्या आप लोगों ने लिखा है, आपने लिखा है। तो आवेश जो होता है तो हम लिखते हैं आवेश आवेश पदार्थ पदार्थ का आंतरिक गुण है
आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, है ना, जिसके कारण जिसके कारण वह विद्युत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझ में बातें आ गई? यानी कि ये जो आवेश है आपका, ये क्या करता है, पदार्थ का आंतरिक गुण है, जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। बातें समझ में आ रही है यहाँ पर? चलिए, तो अब हम इसके आगे की बात को हम लोग करते हैं, है ना, इसके आगे की बातों को करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, आइए, अब देखिए, चार्ज गुण होते, यानी आवेश जो होता है वो गुण होता है, चार्ज प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, आंतरिक आंतरिक गुण होता है, ये तो मैंने बात कर ली आपकी। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज होते हैं ना, जो आवेश होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी सारी बातों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी कि किस तरीके से इसका क्या मतलब निकलता है, ठीक है। तो अब क्या बात होगी, चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना, दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के चार्ज होते हैं ना, यहाँ दो प्रकार के चार्ज हैं, ठीक है, या फिर ये आवेश, ये आवेश क्या है, ये आवेश दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता है ना। इंसान के अंदर भी दो प्रकार के गुण होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, गुण होता है इंसान के अंदर, है ना। इंसान के अंदर भी दो गुण पाए जाते हैं, एक धनात्मक गुण पाए जाते हैं, एक ऋणात्मक गुण पाया जाता है ना। वो लोग कहते हैं ना, वो कोई कोई इंसान जो होता है काफी पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव, कितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम उसके सामने आकर के क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन वो हमेशा यही कहता है, बी अ पॉजिटिव, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, है ना। इस तरह की बात वो करता है, ठीक है। और एक इंसान होता है जो नेगेटिव होता है, जहां जाता है नेगेटिव ही फैलाता है। अगर लाख उसके साथ अच्छा हो भी रहा हो, फिर भी वो नेगेटिव बातें ही करेगा कि ये है वो है, अपना दुखड़ा ही हमेशा रोता रहेगा। तो इस तरह के गुण जो होते हैं वो इंसानों के अंदर भी होते हैं। तो इस तरह के आवेश, चूंकि अब आवेश भी जो है वो पदार्थ का गुण है, तो भाई साहब इस तरह के गुण पदार्थों में भी पाए जाते हैं, है ना। ये जो गुण है ये पदार्थों में भी पाए जाते हैं, है ना, धनात्मक गुण और ऋणात्मक गुण। बस फर्क इतना है कि इंसानों के अंदर ये गुण के रूप में प्रदर्शित होता है और पदार्थों के अंदर ये आवेश के रूप में प्रदर्शित होता है ना। तो पदार्थ के अंदर हम लोग इसी को धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो आइए हम इसकी बात जब लिखते हैं, दो प्रकार के होते हैं ना। तो पहला आपके पास होता है धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है।
ये हो गया धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यानी कि कहने का मतलब है कि हम इसको सीधे तौर पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी जो है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाता है? धनात्मक आवेश कहलाता है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी ही क्या कहलाता है? धनात्मक आवेश। मैं इसकी भी चर्चा करूंगा, धनात्मक आवेश कहलाता है। धनात्मक आवेश कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है वो धनात्मक आवेश कहलाता है। और धन आवेश का कैरियर कौन होता है ना, वाहक कौन होता है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कैरियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन, है ना। जो कहते हैं धन आवेश का वाहक जो होता है वो कौन होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं धन आवेश का वाहक धन आवेश का वाहक वाहक कौन है? प्रोटॉन है। धन आवेश का वाहक कौन है? प्रोटॉन है ना। धन आवेश का वाहक कौन होता है? प्रोटॉन होता है। समझ में बातें आ गई यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे हम लोग। नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश की बात होगी अब यहाँ पे, है ना। तो ऋण आवेश जब हम लोग बात करते हैं तो ऋण आवेश की जो बातें हमारी होंगी वो क्या होती हैं? हम लोग कैसे कहते हैं? तो हम इसमें कहते हैं एक्सेसिव एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन excessive of electron is known as negative charge। एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज कहलाता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता इलेक्ट्रॉन अधिकता की अधिकता ऋण आवेश कहलाती है। समझ गए बात को? यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो होती है ऋण आवेश कहलाती है। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने सारी चीजों की बात कर ली। और इसका जो होता है वो क्या होता है? इसका कैरियर कौन होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो
कैरियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो आप क्या, कैरियर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा, है ना। कैरियर पार्टिकल कौन है यहाँ पे, इसका मैं लिख देता हूं, कैरियर पार्टिकल। तो कैरियर पार्टिकल आपके कौन है यहाँ पे भाई साहब, कौन भाई साहब हैं, तो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इस लिख सकते हैं, है ना। ऋण आवेश का वाहक कौन है, ऋण आवेश का वाहक ऋण आवेश का वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। समझ गए बात को। तो ऋण आवेश का जो वाहक होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब आइए हम इसके आगे की चर्चा को करते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, बात ऐसी है कि हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए, हम इसमें मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी ये एक रैंडम कोई सब्सटेंस है, इस ये रैंडम हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो गोला आपको दिख रहा है ये मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो गोला आपको दिख रहा है ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके बीच में ये जो डॉटेड आपको दिख रहे हैं ये आपके प्रोटॉन है, ठीक है। ये मैंने आपको डॉटेड बना दिया, ये मैंने आपको बना दिया क्या है, ये आपका प्रोटॉन है। समझ गए बातों को। जो गोला टाइप का दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। रुकिए मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो डॉट आपको दिख रहा है ये आपका कौन है, ये भाई साहब आपके प्रोटॉन है, ठीक है। ये ग्रीन वाले जो आपको दिख रहे हैं, सारे हरे कलर वाले जो हैं वो क्या हैं, प्रोटॉन है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, कोई भी पदार्थ हमारे पास होता है, तो उसमें क्या होता है आपका कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो सबको पता है कि नहीं बात यहाँ पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये तो सबको पता है कि ये होते हैं सब में बराबर होते हैं, ठीक है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसी वजह से, है ना, ड्यू टू दिस every substance every substance every substance had electrically neutral, ये every substance is लगा दो, है ना। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई भी सब्सटेंस, है ना। इसी कारण से, है ना, हम इसका हिंदी भी लिख सकते हैं, इसी कारण हर एक पदार्थ विद्युतः उदासीन होता है। विद्युतः क्या होता है भाई साहब, उदासीन होते हैं, है ना, उदासीन होते हैं। अब देखिए जो भी इस क्लास को जो भी देख रहे होंगे, जो भी क्लास 12th के बच्चे होंगे उनको तो खैर उनका तो बेसिक चल रहा है तो भाई साहब, लेकिन जो पास आउट है ना, जो नीट एस्पिरेंट है, जो जेई एस्पिरेंट है, उनको ये चीजें काफी हल्की लगेंगी, बहुत हल्की लगेंगी। लेकिन उनकी भी बारी आएगी, क्योंकि बेस से जब ऊपर तक जाएंगे
तो जा करके हम लोग जब न्यूमेरिकल अप्रोच लगाएंगे, एक एक छोटी छोटी चीजों को देखते हुए जब न्यूमेरिकल अप्रोच जब लगाएंगे, तब उनकी बारी आएगी कि हाँ आगे कुछ तो है ना। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें अभी काफी बेसिक लग रही होंगी, काफी एकदम जीरो लेवल लग रहा होगा, जो ऐसा लग रहा होगा जो कि क्लास 11 से जो बच्चा क्लास 12 में आता है उसके लिए। हाँ, तो उसी के लिए है जो क्लास 11 से 12 में आता है उसके लिए, और जो बच्चे क्लास 11 नहीं पढ़े होते हैं, 12 भी जो पढ़ने की इच्छा नहीं रख रहे होते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बीसीसी का एग्जाम देने की कोशिश करते हैं कि हम बीसीसी के एग्जाम में बैठे, है ना। किन्हीं का मैथ्स होता है तो वो मैथ्स से बैठ जाते हैं, किन्हीं का बायो से होता है तो बीएससी नर्सिंग के लिए चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो देखा देखी के चक्कर में जो होते हैं, अच्छा वो कर रहा है, अच्छा फलानमा का बेटा कर रहा है, हम भी करेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो कर लेते हैं। तो जो क्लास 12 में मात्र 3 महीने का कोर्स किया है, जिन्होंने क्रैश कोर्स किया है, क्योंकि भाई साहब यूट्यूब के ऊपर और मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आए हुए हैं जिसमें कि ये वादा किया जाता है और ये बोला जाता है कि भाई साहब क्लास 11th बर्बाद हो गया, डोंट वरी, क्लास 12th अभी बाकी है, फलाना कोचिंग आपके साथ है, फलाना ढिमकाना कोचिंग आपके साथ है। भाई साहब इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। फलाना कोचिंग आपके साथ है, ढिमकाना कोचिंग आपके साथ है, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आपने अगर क्लास 11th बर्बाद कर दिया तो आपके पूरे के पूरे साल बर्बाद हो जाएंगे। यानी आप ना क्लास 12 ढंग से कर पाओगे, और ना ही अगर आप जेई और नीट का ख्वाब देख के बैठे हो तो वो तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि वो तो आपसे होने को है। और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड अटेम्प्ट में भी बिल्कुल ही नहीं होगा, थर्ड अटेम्प्ट से थोड़ा थोड़ा चांस रहेगा कि हाँ भाई, थर्ड अटेम्प्ट से थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ हो जाए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं कि पढ़ाई वो ज्यादा करते नहीं हैं, उनको पढ़ने में ज्यादा मन लगता नहीं है। उसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, 6 महीने पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि उनको जो है एकदम रैंक अच्छा आ जाए, बीसीसी के अंदर अच्छा रैंक आ जाए, है ना, सीबीएसई के अंदर अच्छा रैंक आ जाए। वो ऐसा सोचते हैं कि वो ये सोचते हैं कि 6 महीने कोर्स कर लिया, चलो भाई रैंक तो आ ही जाएगा, चाहे वो बीसीसी का हो, चाहे बीएस जेई का हो, चाहे नीट का हो। लेकिन आप ये बात बिल्कुल भूल जाइए कि आपको रैंक आने वाला है। जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे आपको रैंक नहीं मिलेगा, ये आप गांठ बांध लो। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी किसी भी स्टूडेंट्स को झूठे ख्वाब नहीं दिखाता। मैं ये नहीं कहता, शायद आप लोग में से बहुत लोग ये भी कहेंगे कि अभी शुरुआती दौर है सर का, इसलिए सर आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कहीं से भी उठा करके देख लेना, मेरे बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे जब कमेंट्स करेंगे तो आप उनसे भी जा करके पूछ लेना। मैं शुरू से अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि कभी नहीं हो सकता है। आपने अगर 6 महीने पहले पढ़ाई शुरू की है या साल भर पहले आपने पढ़ाई शुरू की है, आपके रैंक नहीं आने वाले हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, नाक रगड़ के मर जाओ, रैंक नहीं आएंगे। दूसरी बात, जब भी आपको पढ़ने की बात आती है तो आपको ना चाहते हुए भी सेल्फ स्टडी कम से कम अगर रैंक लाना है, और वो भी अच्छे रैंक लाना है, 1000 के अंदर का रैंक लाना है ना, तो आपको मिनिमम 8 घंटे की सेल्फ स्टडी तो होनी चाहिए। ट्यूशन कोचिंग और ये जो क्लासेज होते हैं वो सारे होने के बावजूद मिनिमम 8 घंटे, वो भी नॉन स्टॉप 365 डेज 24x7, तब जा करके आपके रैंक हो सकते हैं कि कुछ आ जाएं। वरना वही प्राइवेट कॉलेजेस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, 1 साल एग्जाम दोगे नहीं होगा, रैंक नहीं आएगा, सर अब नहीं होगा हमसे, हम चलते हैं, हम यहाँ से जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अरे भाई साहब, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, प्राइवेट कॉलेजेस वाले यही तो चाहते हैं। और आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी तो यही यही मंशा है, उनकी भी यही मंशा है कि गवर्नमेंट कॉलेज पे कम बोझ पड़े। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, उन स्टूडेंट्स का आधा से ज्यादा का खर्च जो होता है वो सरकार को उठाना पड़ता है। भाई साहब, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो, ये एक बहुत ही डीप, है ना, पॉलिटिक्स है। मैं इसकी बात भी अपने किसी वीडियो में मैं स्पेशल इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चे गवर्नमेंट को छोड़ करके वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं, आज पता है आज गवर्नमेंट कॉलेजेस का हालत क्यों ऐसा बिगड़ा हुआ है, पता है आपको? गवर्नमेंट कॉलेज की हालत सिर्फ और सिर्फ आप लोग जैसे स्टूडेंट्स की वजह से बिगड़ी हुई है।
क्योंकि आप लोग जैसे स्टूडेंट्स जो होते हो ना, मेहनत करने से दूर भागते हो, मेहनत करना नहीं चाहते हो। और जब मेहनत नहीं करोगे तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट जहां 500 है, 1000 है, वहां प्राइवेट कॉलेजेस की सीट लाखों में जाती है, हजारों में जाती है, 50,000, 1 लाख सीटें होती हैं। तो ये तो एक बिजनेस पॉलिसी है ना भाई साहब। अब यहाँ पे 500 सीट पे लड़के फाइट करेंगे। सोच लो, अगर एक फॉर्म के 10 लाख फॉर्म गिर गए, एक अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके 10 लाख जो है फॉर्म गिर गए, फॉर्म अप्लाई हो गए, सोच लो 500 सीट पे एक बच्चे पे कितने स्टूडेंट, एक सीट पे कितने बच्चे फाइट करेंगे, कभी सोच कर देखना। इसलिए बच्चा इस चीज का हमेशा याद रखना, प्राइवेट कॉलेजेस के पीछे मत भागना। डिग्रियां वो भी देंगी, मैं ये नहीं कहता कि डिग्री वो नहीं देंगे, डिग्रियां वो भी, अब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है ना। लेकिन जस्ट अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये उनका बिजनेस है, ये गवर्नमेंट और बिजनेसमैन की एक सोची समझी साजिश है। आपको जानबूझकर प्राइवेट की तरफ धकेलते हैं वो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस पे लोड कम पड़े, उनको खर्चा कम उठाना पड़े, बहाली यानी कि जो टीचर्स प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज है वो कम हो। बात को समझो, अभी आप लोग बच्चे हो, इस चीज को आप लोग नहीं समझोगे। खैर, कोई बात नहीं, पढ़ाई के बीच बीच में ये सारी छोटी छोटी बातें भी होते रहनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता दिया, और मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा कि क्यों आखिर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है लगातार हर साल जो है कंपटीशन को टफ करते हुए जा रहे हैं, और इनकी सीटों में कमी आते जा रही है, और प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें बढ़ती जा रही हैं। मैं इस पर कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लंबी चली जाएगी वीडियो, है ना, मुझे पढ़ाना भी है। तो खैर चलिए, कम टू द पॉइंट। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके विद्युतः उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ना वो सेम होती है, इस वजह से ऐसा होता है। अब ये सोचो कि अगर हम इस पर किसी भी तरह की कोई भी बाहरी एनर्जी अगर हम इस पर दें, चाहे हम इसको इस पर फ्रिक्शन लगा दें, है ना, फ्रिक्शन की बात इस पे कर ले, यानी घर्षण की बात जिसको कहते हैं आप लोग, फ्रिक्शन कर दें इस पे, ठीक है, यानी घर्षण जिसको कहते हो आप लोग, घर्षण कर ले, ठीक है, या फिर इसको रेज दे दें, रेडिएशन, इसको रेडिएट, है ना, रेडिएशन दे दें, यानी कि जिसको विकिरण कहते हैं हम लोग, है ना, विकिरण दे दें, चाहे आप कोई भी टेक्निक को आप अपना लो, ठीक है, कोई भी टेक्निक आप लगा लो इसमें। होता क्या है कि इस कारण से, कोई भी टेक्निक लगा लो, इस कारण से क्या होता है, आपके ये जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं, यानी कि वो अपने ऑर्बिट को, अपने जगह को छोड़ करके वो निकल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी जगह को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मैं देखो ये होल के पास मैं एरो बना करके बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इन फ्री स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो फ्री स्टेट में होते हैं, यानी मुक्त अवस्था में होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। मुक्त अवस्था में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होने की वजह से क्या होते हैं, ये अपनी जगह को छोड़ देते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है ये इस तरीके से बीच में जो होता है ना, न्यूक्लियस इसको कहते हैं हम लोग, इसका एक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, है ना, ये कुछ इस तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपके दिए जाते हैं यहाँ पर। समझ में बातें आ रही हैं आप लोगों को? ये आपके यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
समझ रहे हैं बातों को? ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीच में आपके क्या रहते हैं भाई साहब, ये बीच में आपके प्रोटॉन होते हैं। अरे भाई साहब, ये आपके हो गए, ये आपके क्या होते हैं, बीच में आपके प्रोटॉन हो जाते हैं। समझ रहे हैं बातों को? अब ये क्या होता है कि जब आप इसे बाहर से घर्षण देते हो, यानी इसको रगड़ते हो, ठीक है, फ्रिक्शन होता है इसमें, या फिर आप कोई भी टेक्निक लगा लेते हो, जैसे रेडिएशन हो गया, चाहे कुछ भी अगर हो गया आपका, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होने की वजह से ही क्या होते हैं, अपने इस ऑर्बिट को छोड़ करके अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं। मैं हर चीज की इस पे भी बात करूंगा। ये क्या होता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बेटा, वो सारे इलेक्ट्रॉन चूंकि अपने नेचुरल जो इनकी गति होती है, नेचुरल जो इनकी वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी से ये मूव करते रहते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब अगर मान लो कि इसको बाहर से कोई एनर्जी दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा वहां से। अब सोचो, आप थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप अपनी गति से, तेज गति से आप जो है गति कर रहे हो, है ना, आप आपका अपना कोई वेग, आपकी अपनी एक चाल है, उस चाल से आप चल रहे हो, ठीक है। अब एकाएक बगल से कोई आया और आपको एक लात मार के मार दिया। सॉरी, सॉरी। अब आपको कोई एक लात मार दिया, आप क्या हो गए, आप अपने पहले अपने पाथ से भटक करके दूसरे जगह फेंका जाओगे। होता है या नहीं होता है? उसी तरीके से बेचारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बेचारा अपनी ही गति से ये चल रहा होता है, ये लगभग, ये जो होता है आपका अपनी ही गति से इसकी गति होती है और ये चल रहा होता है। बातें समझ में आ रही है यहाँ पर? अब यहाँ से क्या होता है भाई साहब, कि ये जो है, अब इसको आप बाहर से कोई एनर्जी दे दो, है ना। जब बाहर से कोई एनर्जी इसको अगर आप देते हो, तो ये क्या करेगा, बाहर से जब इसको एनर्जी दे दोगे तो क्या करेगा ये, है, ये क्या होगा, निकल करके अपने दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बातों को कर लेते हैं। बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। क्लियर है बातें यहाँ पर? कोई दिक्कत वाली बात आपका, आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम अगर है तो बता दीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? चलिए। अब यहां से आपका ये चीज आता है, इसमें दो तीन चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन्स में जो होती हैं वो दो तीन चीजें आती हैं यहाँ पर। क्या होती हैं? अब यहां से क्या होता है, अब हम एक चीज को कहेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में, है ना, किसी भी एटम के ऑर्बिट में बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर हम बोहर मॉडल की बात अगर कर लें, अगर हम किसी की भी बात अगर करते हैं, तो बोर मॉडल की अगर हम बात करें, बोर मॉडल, अरे भाई साहब, मॉडर हो गया, मर्डर लिख देते सर आप इससे अच्छा। अरे नहीं भाई साहब, मर्डर लिख। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की, है ना, एक हाइड्रोजन एटम की बात मैं कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे इसका कोई जो है ये नहीं है कि इसकी अपनी कोई गति है ना। इसका कोई अभी एक्सपेरिमेंटली जितना बताया गया है अभी तक, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो होता है, ये लगभग लगभग आपका जो होता है ना, ये स्पीड जो होती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है ना। एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि किसी एक एटम में, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो लगभग इतनी होती है। आगे जब जाएंगे तो हम आपको बताएंगे, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो ये लगभग जो होती है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हो जाती है, तो अलग अलग बातें हो जाती हैं, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपकी इसमें बातें आ जाती हैं, वो तो खैर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे। तो ये 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के आसपास का होता है, यानी कि कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि ये बहुत स्लो खिसकता है। ये ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। ये आपका स्पीड जो है हाइड्रोजन एटम में बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो भी किसके अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो हम लोग इसका जो होता है लगभग इसी तरीके से, यानी कि अगर हम इस कंडीशन पे जाएं, तो ऑन एन एवरेज,
हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन की जो गति मानी गई है ना, वो 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड से लेकर के 10⁵ मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर का माना गया है किसी भी एक एटम के अंदर, है ना। किसी भी एटम के अंदर की अगर हम बात करें, कोई भी एटम अगर है तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, क्योंकि हाइड्रोजन की गति इतनी बताई गई है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की गति इतनी बताई गई है, और ड्रिफ्ट करने का मतलब है कि 10⁻³ मीटर पर सेकेंड खिसक रहा है। तो रेंज ऑर्डर की अगर बात करो तो खिसक सकता है, इतना तेजी से भी खिसक सकता है। फिर आपका जो होता है, अब ये जब गति करना शुरू करेगा तो खिसकना नहीं कहलाएगा, ये सीधे होगा कि गति कर रहा है। तो लगभग माना गया है कि इन दोनों के बीच में ही होता है ना। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति 10⁴ मीटर पर सेकेंड का माना जा चुका है, ऐसा अभी लिया गया है ना, ऐसा माना जाता है। समझ गए बातों को। तो रेंज हमेशा याद रखिएगा 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड से लेकर के 10⁵ मीटर पर सेकेंड के बीच में ही होता है। ऑन एन एवरेज जो है बहुत सारी किताबें जो है अलग अलग कोट करती हैं इस चीज को, है ना। तो 10⁴ मीटर पर सेकेंड इसका जो है आप ये मान सकते हो। तो ये बात हो गई एक इलेक्ट्रॉन की गति की, यानी कि तब मैं कह रहा था, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो अपनी ही गति से अपने ऑर्बिट में क्या करता रहता है, वो गति करता रहता है। इसमें उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, वो भाई मस्त अपना घूमते रहता है, अपने ऑर्बिट में मूव करता रहता है। अब ये क्या होता है कि अगर आप बाहर से इसे कोई एनर्जी दे देते हो, चाहे इसको घिस देते हो, रगड़ देते हो, चाहे जो भी करते हो इस पे, है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी जगह को छोड़ देता है, अपनी जगह को छोड़ देता है, ठीक है। और जब अपनी जगह को ये जब छोड़ देगा तो ये अपनी जगह को छोड़ करके, यानी कि ये जो होता है यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है ना, ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है ना। यहाँ पे बात होती है कि इलेक्ट्रॉन के सामने, अब मैंने अब इसमें एक बात और मैंने जोड़ दी सर, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हाँ, तो मैं बात करता हूँ इस पे। ऐसा होता है यहाँ पर कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बढ़ती है, कि इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी उतनी बढ़ जाती है। तो एनर्जी लेवल की बात की जाए तो क्या होता है कि एनर्जी लेवल जो होता है, जैसे जैसे ऑर्बिट जो होता है न्यूक्लियस से दूर जाता है, उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो घटता चला जाता है। लेकिन जैसे जो भी आपका जो होता है ऑर्बिट जो होता है न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा, बट उसका एनर्जी लेवल उतना कम होता है, क्योंकि अंदर के ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी घट जाती है। अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल, ये सारे बोर मॉडल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बोर मॉडल जो था, बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो काफी आधुनिक था, मॉडर्न था, इस वजह से उन्हीं के मॉडल के अकॉर्डिंग अभी हम लोग परमाणुओं की सारी बातें हम लोग करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी सबको, है ना। चलिए, अब हम लोग आगे की बातों को करते हैं यहाँ पे। अब बात ऐसी आती है कि सर ठीक है, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को, तो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे किस तरीके से, तो देखो हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे, है ना, जो भी चार्ज की बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे जो चार्ज होते हैं, वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस होते हैं, वो दो टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं। एक होता है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, है ना, एक इसकी बात होगी हमारी, और दूसरा हमारा होगा कंडक्टिंग सब्सटेंस। एक होगा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, दूसरा होगा हमारा कंडक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है, इसकी बात होगी हमारी। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस और कंडक्टिंग सब्सटेंस में क्या होता है, देखो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की बात अगर करें तो ये अपने अंदर से जो होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देता है। कहने का मतलब है कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस में जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके सरफेस पे रहेंगे, हम इसके सरफेस पे बात करेंगे। और नॉन कंडक्टिंग हॉलो सब्सटेंस की ज्यादा बातें होंगी हमारी, है ना। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब भी बात करेंगे तो जो भी चार्ज की बातें हमारी होंगी ना, वो इसके सरफेस
पे जो चार्ज डिपॉजिट रहेगा उस पे बात करेंगे। हम इसकी प्रॉपर्टी, जब चार्ज की प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे ना, तो और ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो होने नहीं देता है, उसको नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस कहते हैं। और हीट का भी ये अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है ना। लेकिन जो कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन नो होते, मतलब नहीं के बराबर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। समझ गए बातों को, काफी ज्यादा इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ गए बातों को। अब यहां से क्या होता है कि ये नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस में होता है, और कंडक्टिंग सब्सटेंस में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बातें समझ में आ रही है यहाँ पे। अब इस तरह से क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब रहेंगे तो ये कंडक्टिंग सब्सटेंस हो गया, और ये बहुत अच्छा कंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर से ऐसा होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर जाती है ना, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाता है, इसीलिए कंडक्टिंग सब्सटेंस है। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए इसमें से करंट यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो जो भी हम इस पर चार्ज देंगे, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से हम इस पे चार्ज दें, तो वो इस नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के सरफेस पे ही तो चार्ज डिपॉजिट होगा। क्योंकि भाई साहब ये तो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से दे रहा है ना, होने तो देने से रहा, ये होने तो देगा नहीं। मेरे कहने का सेंस है ये होने तो देगा नहीं। तो जो भी चार्ज डिपॉजिट होंगे वो इसके सरफेस पे चार्ज डिपॉजिट होंगे। अब चूंकि कंडक्टिंग सब्सटेंस खुद के अंदर से इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज को फ्लो होने देता है, इस वजह से इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी तेजी से ट्रैवल करते हैं, और जो एनर्जी होती है, और अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर हम दे भी रहे हैं, एनर्जी जब दे भी रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रैवल करके इधर से चला जाता है। बातें समझ में आ रही है। इसी वजह से इसमें क्या करते हैं, इसी वजह से इस तरह के जो रेस्ट वाले जो चार्ज होते हैं ना, उसको स्टैटिक चार्ज कहा जाता है भाई साहब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं, है ना। स्टैटिक चार्ज भी कहा जाता है इसको, ठीक है। या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, मैं अभी तक मैंने आपको बताया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है इसको। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो सब्सटेंस होते हैं ना बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस जो आपके होते हैं ना बेटा जी, ये क्या होते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, इस वजह से ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने नहीं देता है। इस वजह से कोई भी प्रोसेस आप लगा लो, इस पे चार्ज जो भी डिपॉजिट होगा, वो सारे चार्ज जो डिपॉजिट होते हैं वो इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है, इससे आगे बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे आप लोग क्या होते हो, आप लोग जैसे प्लेन में सफर करते हो, बहुत सारे बच्चे, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे व्यूअर्स जो हैं वो प्लेन में सफर किए ही हैं, है ना। लेकिन जो भी अब नए व्यूअर्स जो भी बनेंगे वो प्लेन में भी सफर करते हैं, या फिर कहीं भी आप देखते होगे कुछ उस तरह का, जो हाई स्पीड पे गति करता है, मोशन करता है ना, उसके सरफेस पे जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, चार्ज डिपॉजिट होता है। यानी कि उसको हम लोग कहते हैं कि स्टैटिक चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, घर्षण की वजह से चार्ज, स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है ना। जब अब क्या होता है कि कोई भी बॉडी को अगर मान लो जब आपस में आप रब करते हो, इसीलिए बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम हमेशा स्टैटिक चार्ज की ही बात करेंगे और फ्रिक्शन चार्जेस की बात करेंगे, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है कि मान लो सपोज कोई भी सब्सटेंस जो होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर के बना होता है। बट इलेक्ट्रॉन ही जो होता है किसी भी सब्सटेंस को चार्ज, चाहे नेगेटिव चार्ज कर दे चाहे पॉजिटिव चार्ज कर दे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होते हैं। अब देखिए कि अगर किसी कारणवश हम जब क्या करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या दो सब्सटेंस आपस में रगड़ खाते हैं, रब होते हैं, तो क्या होता है
कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बाहर एमिट करना स्टार्ट कर देता है, यानी बाहर एमिट करना शुरू कर देगा। तो जब यही चीजें जब अत्यधिक मात्रा में जब हो जाती है ना, तो क्या होता है कि हमारे आसपास के वातावरण भी जो हो जाते हैं उस इलेक्ट्रॉन के कारण आयनाइज होते हैं, बट इतने ज्यादा वो फोर्स में नहीं रहते कि वो एटमॉस्फेयर को काफी ज्यादा वो जो है स्टैटिक चार्ज से भर दे। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में स्टैटिक चार्ज है, बट ऐसा इतना भी नहीं है कि वो हमें कुछ तरह का हार्म कर सके, है ना, अभी फिलहाल। लेकिन किस किस केस में हार्म हो सकते हैं उसकी बात मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को आप सुनिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिपीट कर दीजिएगा, समझ में चीजें आ जाएंगी। तो होता क्या है कि जब भी आप दो सब्सटेंस आपस में रब करते हो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्री स्टेट में है। उनको एनर्जी आप दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने पाथ से भटकेंगे, है ना। और पाथ से भटकेंगे तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके बाद कोई ऑर्बिट ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डिपॉजिट होगा, या तो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, कोई भी सब्सटेंस का जो भी सरफेस है उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, वहीं पे रह जाएगा, फिर वापस से वो अपने ऑर्बिट में जा नहीं सकता है, क्योंकि एक बार निकल गया तो फिर वापस वो जाएगा नहीं। तो अब क्या होगा कि जब सरफेस पे वो चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, तो अब क्या होता है, अब बेसिकली अब वहां पे कोई भी अगर आप टच करोगे, चाहे किसी भी तरीके से आप उसको छूने की कोशिश करोगे, तो आपको झटका लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी बहुत ही अच्छा कंडक्ट, खास करके आप जब अर्थ पे खड़े होकर के, है ना, जब आपका पूरा का पूरा बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में होगा तो वो आपको झटका देगा। इसका भी रीजन मैं बताऊंगा, और इसका भी रीजन आपकी इसी क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में छुपा हुआ है। आप हर वीडियो को, किसी भी वीडियो को मिस मत करना, किसी भी वीडियो को अगर मिस कर दोगे तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि मैं हर टॉपिक को लिंक करके आपको समझाऊंगा। तो अब क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के सरफेस पे, या फिर अगर सपोज करो कि जो सब्सटेंस होते हैं या कंडक्टिंग सब्सटेंस भी होते हैं, तो उसके सरफेस पे वो चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर है बातें यहाँ तक? चलो, अब क्या है कि आप ठहरे अर्थ के कांटेक्ट में, जब आप अर्थ के कांटेक्ट में ठहरोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अगर टच किए, मान लो उस सब्सटेंस को आपने, जैसे मान लो सपोज ये सब्सटेंस है, इसके सरफेस पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, मेरा पूरा का पूरा पैर जो है अर्थ के कांटेक्ट में, मैं इसे टच करूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एक रास्ता मिल जाएगा, और कहां जाने के लिए मिल जाएगा, अर्थ के अंदर जाने के लिए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो होता है वो हमेशा ट्रैवल करता है ना, जहां भी उसको कंडक्टिंग मटेरियल मिल गए वहां पे वो ट्रैवल कर जाएगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मिलेंगे उसके सरफेस पे वो डिपॉजिट रहेगा, बाद में जाकर के सरफेस के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो भले ही एटमॉस्फेयर में जो है वो चला जाए, है ना, विलुप्त हो जाए, लेकिन वो तब तक वहां पे रहेगा जब तक कि उस चार्ज को आप अर्थ में ना भेज दो। बात समझ में आ रही है? इसलिए क्या होता है कि देखोगे कि जब भी लोग प्लेन में सफर करते हैं तो प्लेन जैसे ही लैंड होता है तो लैंड होने के कुछ देर के बाद पैसेंजर्स को उतारा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्लेन जो होता है आसमान में काफी हाई स्पीड पे उड़ता है, और काफी हाई स्पीड पे फ्लाई करने की वजह से प्लेन पर जो होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टैटिक चार्ज जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप पैसेंजर्स को डायरेक्ट उतारने की कोशिश करेंगे तो वो जब टच करेंगे तो उन्हें काफी जोर का झटका लगेगा। ठीक है, इस वजह, क्योंकि प्लेन जो होगा वो तो अर्थ के कांटेक्ट में आ जाएगा, और पूरा का पूरा ऊपरी बॉडी जो होता है प्लेन का वो एल्युमिनियम शीट का होता है, एल्युमिनियम का होता है, मेटल का होता है, एल्युमिनियम मेटल का होता है, इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे बातें समझ में आ रही है यहाँ पर? तो अब क्या होगा यहाँ पर कि आपका जो है यहाँ पर चार्ज, इस वजह से क्या होता है कि जब भी पैसेंजर्स उतरेंगे तो उससे पहले प्लेन जब जैसे ही लैंड करता है तो वो क्या होगा कि वो एक वायर को प्लेन के जो व्हील होते हैं उस पे कांटेक्ट करके वो सारे स्टैटिक चार्ज को पहले कहाँ भेजते हैं, अर्थ के अंदर भेजते हैं। और अर्थ के अंदर भेजने के बाद जो होता है, जब पूरा का पूरा अब लगता है 10-5 मिनट 15 मिनट पूरा चार्ज जो होता है अंदर चला जाता है, उसके बाद जो है प्लेन से पैसेंजर्स को धीरे धीरे उतारा जाता है। अदरवाइज डायरेक्ट प्लेन उतरा और डायरेक्ट एकदम पैसेंजर, जैसे ट्रेन में कैसे होता है, अफड़ा तफड़ी मच जाता है भाई चढ़ो जी, है भाई उतरो जी, नहीं तो कितना धक्का मुक्की होकर के कितना
ट्रेन के नीचे भी चला जाता है, ऐसा होता है। तो अगर प्लेन में ऐसा करेगा ना, तो जितना अफड़ा तफड़ी मचेगा ना, तो सब अफड़ा तफड़ी के चक्कर में ऊपर से नीचे आने के बजाय हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे। याद रखिएगा इस तरीके से। तो ये सारी चीजों के पीछे जो होता है हमारा फिजिक्स छुपा होता है। तो अब बातें समझ में आ गई यहाँ पे। तो हमारा जो चार्ज होता है ना वो नॉन कंडक्टिंग, ये जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे ना उसमें नो मतलब कहने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप तो पढ़ोगे ही, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही। ज्यादातर आप नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के बारे में आप पढ़ोगे, ज्यादातर हॉलो सब्सटेंस के बारे में भी पढ़ोगे। आपका जो हॉलो सब्सटेंस होता है ना, हॉलो सब्सटेंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। हॉलो सब्सटेंस जो खाली होता है, खोखला होता है, उसके बारे में, हॉलो सब्सटेंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्यादातर चीजें, है ना। क्यों पढ़ना पड़ेगा इसकी भी बात मैं आपसे करूंगा आगे, सारी चर्चा करूंगा, है ना। देखो सब्सटेंस का स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा था, सब्सटेंस भाई साहब, सब्सटेंस पदार्थ, बिल्कुल हॉलो सब्सटेंस के बारे में पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे चार्ज जो होंगे ना अब अर्थ कह रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे डिपॉजिट रहेंगे। क्लियर है बातें? इसीलिए जब चार्ज की प्रॉपर्टीज जब पढ़ाई जाती है तो उसमें एक टर्म्स आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि चार्ज जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व्ड कहने का मतलब क्या भाई साहब, उसके आंतरिक चार्ज में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है, प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा। बदलाव सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है ना, सिर्फ उसमें आता है। बात समझ में आ रही है? तो आप इस चीज को जारी रखने के लिए और हमारे आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे रैंकर्स फिजिक्स से जुड़े रहिए। आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूं। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करूंगा, और आगे की बातों को मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए आप लोग रैंकर्स फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगले साल वो भी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।